गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 18 जनवरी और इस वीडियो के अंदर 18 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने वाले ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं और जिनको कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तिरुवल्लुवर के बारे में बात करते हैं। ये तमिल कवि और दार्शनिक है जिनको प्रधानमंत्री के द्वारा इनकी जयंती पर कब तिरुवल्लुवर दिवस जो 15 जनवरी को मनाया गया था। एक्चुअली क्या है कि ये 15 या 16 जनवरी को कभी भी मनाया जा सकता है, क्योंकि ये पोंगल जो फेस्टिवल है केरल का उसके साथ में इसको मनाया जाता है। तो पोंगल फेस्टिवल का ये भाग है तिरुवल्लुवर दिवस, और उसी दिवस पे प्रधानमंत्री के द्वारा तिरुवल्लुवर दिवस इस तमिल दार्शनिक और कवि को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। इनके द्वारा, किनके द्वारा? तिरुवल्लुवर के द्वारा संगम साहित्य के दौरान तिरुक्कुरल या कुराल यानी तिरुक्कुरल या कुराल नामक एक काव्य रचना है, उसकी भी रचना किसके द्वारा की गई थी? तिरुवल्लुवर के द्वारा की गई थी। आओ आपको थोड़ा सा संगम साहित्य के बारे में बता देता हूँ। संगम साहित्य का अर्थ हो गया दोस्तों, संगम यानी एक तरह से क्या है कि ये जो संगम है वो साहित्य के लिए तमिल जो कवियों का एक समागम हुआ था। कब हुआ था? ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 3री शताब्दी के बीच में, इन दोनों शताब्दियों के बीच में इसका आयोजन किया गया था, और जो तमिल कवि थे उनका एक समागम हुआ था, एक तरह से सम्मेलन हुआ था। और इससे क्या है कि साहित्यिक ग्रंथ वगैरह है उसको स्वीकार वगैरह किया गया था। साहित्य जो अच्छा साहित्यिक ग्रंथ वगैरह था उसको इस संगम साहित्य के द्वारा परमिशन वगैरह देके और प्रकाशन की परमिशन वगैरह दी गई थी, ऐसा माना जाता है। और उस टाइम प्रेम और युद्ध के विषयों के आसपास काव्य जो रचनाएं वगैरह थी उसका प्रारूप वगैरह भी इस संगम साहित्य के माध्यम से रचा गया था। पहला जो संगम था, वैसे ये जो 3 संगम है, 3 संगम आयोजित किए गए थे दक्षिण भारत के अंदर, और इन तीनों को क्या मुचगम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एक और नाम है इसका, मुचगम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और पहला जो संगम साहित्य है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? मदुरै के अंदर। तमिलनाडु का जो मदुरै शहर है वहाँ पे पहला संगम साहित्य सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था, और उसकी कोई भी आज वर्तमान के अंदर कोई भी साहित्यिक ग्रंथ वगैरह उपलब्ध नहीं है, ये चीज़ भी याद रखें। दूसरा जो संगम था वो कपाटपुरम के अंदर आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? कपाटपुरम के अंदर। पहला मदुरै, दूसरा कपाटपुरम। और इस संगम साहित्य का एकमात्र क्या है कि तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्कापियम है जो वर्तमान के अंदर भी उपलब्ध है। तो दूसरा संगम साहित्य के दौरान एक तोल्कापियम जो तमिल व्याकरण की पुस्तक थी या ग्रंथ था जिसको इस साहित्य के द्वारा मंजूरी दी गई थी प्रकाशन का, और वर्तमान के अंदर भी उपलब्ध है। तो तोल्कापियम दूसरा संगम साहित्य के दौरान रचा गया था। तीसरा दोस्तों संगम साहित्य फिर वापस मदुरै के अंदर आयोजित किया गया था, और इस संगम का अधिकांश ग्रंथ वगैरह है वो नष्ट हो चुके हैं। इनमें से कुछ सामग्री वगैरह है, महाकाव्य वगैरह वर्तमान के अंदर उपलब्ध है। तो ये चीज़ आप याद रखना। तीसरा भी मदुरै के अंदर, पहला और तीसरा मदुरै और दूसरा कपाटपुरम के अंदर। संगम साहित्य के द्वारा काफ़ी हद तक ईसाई युग की शुरुआत के आसपास जो लोगों के जीवन के बारे में स्थितियाँ वगैरह हैं उसकी जानकारी भी संगम साहित्य के माध्यम से देखने को मिलती है कि उस टाइम क्या है कि ईसाई जो युग था उसकी शुरुआत वगैरह की गई थी, और उसके आसपास जो लोगों का जीवन वगैरह था वो संगम साहित्य के माध्यम से अपने को वर्तमान के अंदर देखने को मिलता है। इनके द्वारा जो सार्वजनिक और सामाजिक गतिविधियाँ वगैरह हुई, जैसे सरकार हो गया, युद्ध हो गया, दान प्रथा के बारे में बताया गया था, व्यापार, पूजा, कृषि आदि धर्मनिरपेक्ष जो मामले वगैरह थे वो संगम साहित्य के ग्रंथों के अंदर अपने को जानने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ याद रखना। संगम साहित्य के दौरान कुछ प्राचीन रचनाएं वगैरह थी जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तोल्कापियम जो दूसरे संगम साहित्य के दौरान, फिर 10 कविताएं जिनको पट्टू पट्टू के नाम से जाना है, पट्टू पट्टू के नाम से जाना जाता है, और 8 जो संकलन था उसको अट्टूटगोई, तो ये नाम थे। 18 जो लघु रचनाएं थी उनको ये इस नाम से जाना जाता है दोस्तों। इतना आप बस थोड़ा सी कुछ, एक तो तोल्कापियम के बारे में, एक अट्टू पट्टू के नाम से आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ई गवर्नेंस 2021 पे जो 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किसके लिए? ई गवर्नेंस के लिए। और 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है दोस्तों, किसके द्वारा आयोजित किया गया है? प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और साथ में क्या मेटी जो मंत्रालय यानी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, साथ में भारत सरकार के द्वारा एक राज्य के साथ में मिलके
24वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। कौन कौन से? एक तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग जो पीएमओ के अंतर्गत आता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और तेलंगाना की सरकार के साथ में मिलकर ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 है वो आयोजित किया गया था। ये 2 दिवसीय सम्मेलन था और इस पे गहन विचार विमर्श करने के बाद में कुछ जो भी ई गवर्नेंस के क्षेत्र के अंदर क्या क्या करना चाहिए सरकार वगैरह को, उसको लेके जो कुछ भी क्या है कि इस सम्मेलन के अंत में जो कुछ निकल के आया है उसको हैदराबाद डिक्लेरेशन के नाम से स्वीकार किया गया है। क्योंकि तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, और वहाँ पे ये सम्मेलन हो रहा था। तो आप याद रखना कि हैदराबाद डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो ई गवर्नेंस से संबंधित है दोस्त। ई गवर्नेंस क्षेत्र से संबंधित है हैदराबाद डिक्लेरेशन। और अब की बार की जो थीम क्या थी 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन की? महामारी के बाद में वर्ल्ड में डिजिटल गवर्नेंस। तो ये थीम थी महामारी के बाद में वर्ल्ड में डिजिटल गवर्नेंस। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, इसी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2021 भी प्रदान किए गए थे। कहाँ पे? 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार है वो भी प्रदान किए गए थे। ये पुरस्कार 2003 से दिए जा रहे हैं। कब से दिए जा रहे हैं? 2003 से ई गवर्नेंस के क्षेत्र में जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिल रहे। ये किन को मिल रहे हैं दोस्तों? सरकारों को मिल रहे हैं, राज्यों को मिल रहे हैं, जिला स्तर पे स्थानीय निकाय हो गए, या सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम वगैरह हो गए, या कोई शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान वगैरह हो गए। तो इनकी ऐसे 6 कैटेगरी है। इसके आधार पे 26 पुरस्कार वगैरह प्रदान किए जाते हैं। किनको ये प्रदान किया गया ये मायने नहीं रखता। बस आप तो याद रखिए कि ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार है वो इसी सम्मेलन के दौरान दिए जाते हैं। और आगे कोई न्यूज़ वगैरह आएगी ना निकल के कि कौन से राज्य को बेस्ट ई गवर्नेंस राज्य का दर्जा मिला है, तो वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी कुछ न्यूज़ वगैरह नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 के बारे में बात करते हैं। ये क्यों चर्चा के अंदर है? क्योंकि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 का जो दूसरा संस्करण है उसकी शुरुआत की गई थी। इसलिए यह चर्चा के अंदर है कि इसकी संस्करण है दूसरा। पहले पिछले साल भी राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार वगैरह दिए गए थे और अब की बार दूसरा है वो भी उद्योग मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है वो मनाया गया था। घोषणा की गई थी 16 जनवरी को। और क्यों की गई थी? क्योंकि एक स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह देश के अंदर पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह है वो 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में मनाया जा रहा था। और उसी की पहल के रूप में 16 जनवरी को लास्ट में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। ये चीज़ याद रखना। स्टार्टअप इंडिया पहल है वो कब की गई थी? शुरू 2016 के अंदर। 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल वगैरह आप थोड़ा सा ईयर वगैरह याद रख सकते हो। बाकी ये पॉलिसीज वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पुरानी हो गई। इसके अलावा स्टार्टअप के क्षेत्र में कुछ और भी काम हुए थे। एक तो SCO स्टार्टअप फोरम यानी संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम है वो कब आयोजित की गई थी? पहली बार अक्टूबर 2020 के अंदर। तो स्टार्टअप क्षेत्र के अंदर भी क्या कि SCO के माध्यम से एक फोरम वगैरह आयोजित की गई थी। भारत सरकार के द्वारा 2021 के अंदर एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था स्टार्टअप के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रारंभ है वो स्टार्टअप के लिए एक शिखर सम्मेलन था 2021 में पहली बार भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला दोस्तों 16वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। 16वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। ये क्यों चर्चा के अंदर है? क्योंकि 2 दिवसीय आभासी कार्यक्रम के रूप में यानी वर्चुअल तौर पे इसको 11 जनवरी और 12 जनवरी को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। 16वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इनके द्वारा ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस शिखर सम्मेलन की जो थीम क्या थी? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स ये इसकी थीम थी दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों पासेक्स अभ्यास के बारे में बात करते हैं। ये एक तरह का अभ्यास वगैरह बहुत सारे देशों के द्वारा एक साथ आयोजित किया जाता है। अलग अलग देशों के कोई अवसर के आधार पे इसको आयोजित किया जाता है, यानी कोई परमानेंट अभ्यास नहीं है। ये विभिन्न देशों के साथ यूएसए के साथ भी, यूएसए और भारत के बीच में भी पासेक्स अभ्यास वगैरह है वो कंडक्ट किया जाता है। हाल ही के अंदर भारत का जो INS कोची है और रशिया का जो जहाज है अंतर्राष्ट्रीय उसने पैसेज अभ्यास के अंदर अभी भाग लिया था। तो
ये यूएसए के साथ में भारत कर रहा है, रशिया के साथ में अदर कंट्रीज हैं उनके साथ भी क्या है कि पैसेज अभ्यास है वो आयोजित किया जाता है। भारत और रशिया के साथ अन्य अभ्यास कौन कौन से दोस्तों, कुछ आप याद रख सकते हो। एक तो इंद्र अभ्यास के रूप में जो त्रिसेवा अभ्यास है, यानी बहुपक्षीय क्या है कि तीनों सेनाओं के द्वारा मिलके इंद्र अभ्यास। पहले क्या है कि जो इंद्र अभ्यास था केवल वायुसेना के साथ में था, जिसको अपग्रेड करके 2021 में तीनों सेनाओं के साथ में रशिया के और भारत के बीच की जो तीनों सेना है उनके बीच में इंद्र अभ्यास का आयोजित किया जाता है। दूसरा जापड, ये एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो भारत और रशिया के बीच में। तो ये कुछ आप तो इंद्र अभ्यास को याद रखिए। इसके अलावा आईएनएस कोची के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आईएनएस कोची क्या है, एक कलकत्ता श्रेणी का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक ये युद्धपोत है। कलकत्ता श्रेणी का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है जो स्वदेशी रूप से विकसित किया गया दूसरा जहाज है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट 15A के अंतर्गत। तो भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 15A के अंतर्गत आईएनएस कोची को विकसित किया गया है। ये एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है दोस्तों, याद रखना। और आप पहला मेरे को बता सकते हो क्या, पहला क्या है, विशाखापट्टनम है, क्या मैं सही हूँ क्या। प्रोजेक्ट 15A के अंतर्गत जो विकसित किया गया है, इनका निर्माण कहाँ पे किया गया है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के अंतर्गत। तो ये कहाँ पे पड़ता है, मुंबई के अंदर, और आईएनएस कोची का निर्माण किया गया था। कुछ अन्य अभ्यास वगैरह जो न्यूज के अंदर चल रहे हैं दोस्तों, एक तो क्या है कि जायद तलवार। तो जायद जो तलवार अभ्यास है वो भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, संयुक्त अरब अमीरात की नौसेनाओं के बीच में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम क्या है, जायद तलवार। और अल मोहम्मद अल हिंदी, ये किसके साथ में, भारत और सऊदी अरब के बीच में पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास है। यानी सऊदी अरब की नौसेना के साथ में ये पहला अभ्यास है जिसका नाम क्या है, अल मोहम्मद अल हिंदी। ठीक है। और भारत और यूएसए के बीच में भी पैसेज अभ्यास है वो किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, WHO के द्वारा हाल ही के अंदर 2 नई कोविड वैक्सीन है या दवा वगैरह है उसको मंजूरी प्रदान की है। कौन कौन सी है दोस्तों, एक तो है बारिसिटिनिब और एक सोट्रोविमेब। तो ये 2 दवाई है जो WHO के द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए इन दोनों दवाओं को मंजूरी प्रदान की आपातकालीन उपयोग के लिए। तो आपातकालीन उपयोग के लिए दवाई का नाम क्या है, बारिसिटिनिब और सोट्रोविमेब, ये याद रखना। जो बारिसिटिनिब है इसका उपयोग रूमेटाइड गठिया के इलाज के लिए भी किया जाता है। अभी वर्तमान के अंदर जो रूमेटाइड एक गठिया इलाज, तो एक तरह से क्या है कि गठिया इलाज नहीं है, गठिया, ठीक है। रूमेटाइड एक बुखार वगैरह रहती है, जो हाड़ तोड़ बुखार वगैरह रहती है, उसके इलाज के लिए बारिसिटिनिब का प्रयोग किया जाता है। एक सोट्रोमिया भी है, वो क्या दोस्तों, कोरोना वायरस के लिए कारण होने वाली जो स्थितियां वगैरह उसके उपचार में उपयोग करने के लिए एक खोजी गई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। तो ये दवा के रूप में जो विकसित किया गया है, एक तरह की एंटीबॉडी है जो कोरोना वायरस से उत्पन्न होती है। किसी शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी वगैरह है उसी को दवा के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। और WHO के द्वारा बोला गया है जो हल्के और मध्यम कोविड वगैरह इलाज है उसके लिए सोट्रोविवा भी क्या है, इस दवा का प्रयोग किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, टोंगा के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ उसके बारे में बात करते हैं। टोंगा, ये टोंगा कहाँ पड़ता है, ये दक्षिण प्रशांत द्वीप के अंदर एक ज्वालामुखी, कौन से, दक्षिण प्रशांत जो द्वीप है वहाँ पे ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है दोस्तों। और इसकी वजह से प्रशांत महासागर के अंदर चारों ओर जो सुनामी वगैरह है वो भी उत्पन्न हो गई थी। इसकी वजह से टोंगा जो द्वीप समूह है वो रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर ये रहता है कि जो प्रशांत महासागर है उसके जो दोनों किनारे हैं वहाँ पे क्या है कि ज्वालामुखी की एक तरह से क्या है कि बेल्ट कह सकते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है कि कंटिन्यू ऐसे लाइन के अंदर ज्वालामुखी यहाँ पाई जाती है। इसकी वजह से रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। और टोंगा जो द्वीप है वो दक्षिणी प्रशांत द्वीप के अंदर स्थित है। जो अब आप कुछ इंपॉर्टेंट जो ज्वालामुखी है उसको देख सकते हो। माउंट कोटापेक्सी विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, कोटापेक्सी, ठीक है। कहाँ पे, इक्वाडोर के अंदर, दक्षिण अमेरिका के अंदर। माउंट एंटेना है वो सिकरी ज्वालामुखी कहाँ पे है, इटली के अंदर। स्ट्रोम्बोली ये भी इटली के अंदर है। वसुवियस ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, ये इटली के अंदर है। देवमंद ये शांत प्रकार की ज्वालामुखी है, कहाँ पे है, ईरान के अंदर। कहू सुल्तान ये भी ईरान के अंदर है। फ्यूजियामा ये जापान के अंदर, इसको ज्वालामुखी पर्वत भी बोलते हैं। तो ज्वालामुखी जो पर्वत है उसमें फ्यूजियामा भी आती है दोस्तों। तो ये कुछ
और देख सकते हो ऊपरी ऊपर किलिमंजारो है जो साउथ अफ्रीका के अंदर शांत प्रकार की ज्वालामुखी। कटमई ये अलास्का के अंदर है। अल्ब्रुज जॉर्जिया। माउंट रेनियर हो गया ये यूएसए के अंदर है। चेम्पाराजी इक्वाडोर के अंदर। और अपने म्यांमार के पास में क्या है, पोप। माउंट ताल कहाँ पे है, ये फिलीपींस के अंदर दोस्तों। और ये जो ग्लेशियर है ओल्ड फेथफुल टेम्बोरा, ये कहाँ पे पड़ता है, इंडोनेशिया के अंदर। और कैमरून कहाँ पे है, पश्चिम अफ्रीका। कोई भारत के अंदर बता सकते हैं, भारत के अंदर है नारकोडम और बेरन द्वीप। जो बेरन द्वीप है वो एक सिक्रिय ज्वालामुखी है। भारत की एकमात्र सिक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, बेरन द्वीप। और नारकोडम है वो भारत की एक तरह से प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप कुछ दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन के बारे में बात करते हैं। ये हाल ही के अंदर एक तरह की प्रतियोगिता थी, इंडिया ओपन बैडमिंटन, यानी बैडमिंटन के क्षेत्र के अंदर जो भी खिलाड़ी वगैरह हैं वो इसमें भाग वगैरह लेते हैं। फिर आगे की जो प्रतियोगिता रहती है उसमें क्वालिफाई के तौर पे, क्योंकि ओपन दे रखा है ना, तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। इसके अंदर क्या हुआ वो चीज़ें मायने नहीं रखती। ठीक है, आप तो ये याद रखिए योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। और इसमें दिया गया है तो दो बार जो ओलंपिक पदक विजेता है पीवी सिंधु, वो शनिवार को यहाँ पे सेमीफाइनल है वहाँ पे हार गई थी। तो ये इसकी न्यूज़ वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों बिरजू महाराज के बारे में बात करते हैं। हाल सॉरी दोस्तों, तो ये प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं जो कहाँ से आते हैं, लखनऊ घराने से आते हैं, जिनका हाल ही के अंदर पंडित बिरजू महाराज है उनका निधन हो गया था दोस्तों। इनको 1986 के अंदर देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। पहला कौन सा है, भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण। तो ये कोई बता सकता है कि पद्म विभूषण ये जो पुरस्कार थे तीनों के तीनों, इनकी स्थापना कब हुई थी, 1954 के अंदर। तो ये बिरजू महाराज थे जिन्होंने क्या कि जो बाजीराव मस्तानी हो गई, कुछ महत्वपूर्ण मूवी वगैरह है उनके अंदर कोरियोग्राफर के रूप में भी काम किया था इन्होंने, और प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स बता देता हूँ। सबसे पहले रक्षा मंत्री के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, जो पूर्व सैनिक वगैरह है उनके आश्रितों को पेंशन संबंधी शिकायत वगैरह है उसका हल करने के लिए ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल है उसकी स्थापना की है। तो ये न्यूज़ याद कर सकते हो। अगली दोस्तों सविता पूनिया है, उसको भारत की जो महिला हॉकी टीम है उसका कैप्टन बनाया गया है। और ये नेतृत्व कहाँ करेगी, जो मस्कट के अंदर आयोजित होने वाली महिला एशिया हॉकी कप है तो कहाँ आयोजित हो रही है, ओमान की राजधानी मस्कट के अंदर। और भारतीय टीम का नेतृत्व सविता पूनिया के द्वारा किया जाएगा। ये राजस्थान की बेटी है अपनी, हनुमानगढ़ की। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों तस्नीम मीर के बारे में बात करते हैं। ये अंडर 19 जूनियर रैंकिंग के अंदर विश्व की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर है, जिसकी रैंकिंग हाल ही के अंदर किसके द्वारा जारी की गई है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा रैंकिंग जारी की गई है। तस्नीम मीर के बारे में अंडर 19 रैंकिंग जारी की गई है और ये पहली भारतीय महिला बनी है जो बैडमिंटन प्लेयर के रूप में। नेक्स्ट दोस्तों विराट कोहली है, उसने 7 साल के बाद में भारतीय टेस्ट क्रिकेट के जो कप्तानी से अभी इस्तीफा दे दिया है। और उनके द्वारा पहली बार नेतृत्व किसके खिलाफ किया गया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 के अंदर किया गया था। और क्या वो टेस्ट सीरीज थी, गजब की। ठीक है, अब थोड़े करंट अफेयर्स के क्विज देख लेते हैं दोस्तों, ये तो आप कर ही लोगे। विराट कोहली ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है उसकी टेस्ट कप्तान से कप्तानी वगैरह छोड़ दी है। तो उन्होंने MS धोनी के बाद में भारतीय टीम का कप्तान के रूप में कब पद वगैरह संभाला था, तो 2015 के अंदर इन्होंने कप्तानी स्टार्ट की थी, ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके द्वारा कौन से राज्य के साथ में मिलके छोटे और सीमांत किसानों की जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन वगैरह है उसको मजबूत करने के लिए खाद्य सुरक्षा सुधार के क्षेत्र में हाथ मिलाया है। तो किसके साथ में, उड़ीसा के साथ में। तो उड़ीसा और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके द्वारा एक तरह से उड़ीसा के साथ समझौता किया गया है। तो ये आप याद रख सकते हो। इसके अलावा फेस्टिवल लोसुंग है वो किस राज्य से संबंधित है, कौन सा त्यौहार, लोसुंग। तो लोसुंग फेस्टिवल किससे संबंधित है, तो सिक्किम और मिजोरम, इन दोनों के अंदर ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, ये याद रखोगे। इसके अलावा
निम्नलिखित में से किसने 2021 के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार है वो जीता है? तो किसने जीता है भाई? केरल के जो कला और शिल्प गांव है उनके द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार है वो जीता गया है। नेक्स्ट दोस्तों, जनवरी 2022 में कौन से शहर को सभी विमानन सुविधाओं के लिए भारत का पहला हेली हब है वो मिलेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? गुरुग्राम। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारतीय कंपनी ने केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है उसको विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 निवेश मंच के साथ में अभी हाल ही के अंदर अफ्रीका 50 एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म या मंच वगैरह सम्मेलन वगैरह आयोजित किया गया था और उसमें भारतीय कंपनी के द्वारा केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है उसमें समझौता किया था पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के द्वारा कि केन्या के अंदर एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है वो विकसित किया जाएगा। किसके द्वारा? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के द्वारा। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी जिनको कवर किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। धन्यवाद सभी का।